हेलो माय डियर यंग व्यूवर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आपके मिड टर्म के एग्ज़ाम चल रहे हैं और इन एग्ज़ामिनेशंस में आपको बहुत ज़्यादा तैयारी की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट आते हैं और इसीलिए आपको सेल्फ स्टडी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। ओके, यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड योर टीचर रेनू इज़ हेयर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मिड टर्म एग्ज़ामिनेशन 2024-25 क्लास 9th का इंग्लिश का इवनिंग का पेपर, क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर मैं आपको पहले ही पूरा मटेरियल के साथ, पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ जो है वो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंग्लिश का पेपर लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जिसका कोड है 184। ओके, इसका टाइम अलाउड होता है 3 आवर्स और इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 80। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी जनरल इंस्ट्रक्शंस को पढ़ रही हूँ। नाउ दिस क्वेश्चन पेपर कंप्राइजेस 11 क्वेश्चंस। इसमें टोटल 11 क्वेश्चंस हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शंस। क्वेश्चन पेपर में 3 सेक्शंस हैं, रीडिंग, ग्रामर एंड राइटिंग। और सेक्शन ए रीडिंग का जो है वो 20 मार्क्स का है, जिसमें अनसीन पैसेज हैं। सेक्शन बी राइटिंग स्किल है, ग्रामर और साथ में ग्रामर भी है, ये 20 मार्क्स के हैं। और सेक्शन सी जो है ये है लिटरेचर का 40 मार्क्स का। अटेम्प्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर ईच पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन। और हर एक पार्ट के सामने इंस्ट्रक्शन भी दिए, उसके मार्क्स भी दिए हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग इनको जो है वो अटेम्प्ट करना है। नाउ सेक्शन ए रीडिंग, इसका अनसीन पैसेज पढ़ रही हूँ। इन द वाइब्रेंट वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया के रंगीन संसार में फूड ब्लॉगिंग हैज़ इमर्ज्ड एज अ कैप्टिवेटिंग एंड इन्फ्लुएंशियल ट्रेंड। और जो फूड ब्लॉगिंग होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव और बहुत ज़्यादा एक प्रभावशाली ट्रेंड तरीका बन गया है। फूड ब्लॉगर आपको मालूम है कि जो अलग जो बहुत सारे खाने इत्यादि बनाते हैं उनका इंटरव्यू लेते हैं और उनकी वीडियोस बनाते हैं, उन्हें फूड ब्लॉगर्स कहा जाता है। विद अ कैमरा इन हिज हैंड एंड एन एडवेंचरस पैलेट, और उनके हाथ में कैमरा होता है, बड़े ही साहसिक होते हैं। फूड ब्लॉगर्स एक्सप्लोर हिडन culinary जेम्स। और जो फूड ब्लॉगर होते हैं वो छुपे हुए खाना बनाने वाले हीरो को खोजते हैं। ब्रिंगिंग टू लाइट द स्टोरीज एंड फ्लेवर्स, और वो लोगों के सामने रोशनी मिलाते हैं कहानियाँ और स्वाद दैट माइट अदरवाइज रिमेन अनडिस्कवर्ड। और कई बार ये जो ऐसी चीज़ें होती हैं ये अनडिस्कवर्ड रहती हैं, किसी के सामने नहीं आती। थ्रू देयर एंगेजिंग पोस्ट एंड विविड डिस्क्रिप्शंस, और अपनी पोस्ट के अंदर और अपने क्लियर वर्णन के अंदर दे ऑफर रीडर्स अ टेस्ट ऑफ यूनिक गैस्ट्रो इकोनॉमिक एक्सपीरियंसेस। और ये पढ़ने वालों को एक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एक यूनिक जो है अनुभव उनके सामने लेकर आते हैं। वन सच जर्नी टेक्स अस टू अ टाइनी स्टॉल इन गुजरात। ऐसी ही एक यात्रा हमें एक छोटे से स्टॉल गुजरात के अंदर ले जाती है, वेयर अ चीज़ी चॉकलेटी एंड बटरी सैंडविच हैज़ कैप्चर्ड द अटेंशन ऑफ मैनी। और जहाँ पर पनीरदार और चॉकलेटदार और बहुत ही बटरी सैंडविच जो है हम सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। दिस फ्यूजन ऑफ फ्लेवर्स रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉडर ट्रेंड इन स्ट्रीट फूड। और ये जो भोजन का स्वाद है ये गली कूचे के जो खाने होते हैं वो बहुत ही टेस्टी होते हैं। अगर हमें गली नुक्कड़ पर कोई खाने वाला मिल जाए तो उनकी चीज़ें बड़ी टेस्टी होती हैं। Where traditional recipes are increasingly blended with contemporary twist, स्ट्रीट फूड, जहाँ पर हमारी जो रेसिपी हैं, जो पारंपरिक हमारी रेसिपी हैं, उनका स्वाद और बढ़ाकर और उनके अंदर स्ट्रीट फूड का ट्विस्ट मिलाकर हैज़ लॉन्ग बीन अ स्टेपल इन इंडियन कल्चर। और उसे भारतीय कल्चर के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ऑफरिंग अफोर्डेबल एंड फ्लेवरफुल मील्स टू द मासेस। और लोगों को अफोर्डेबल का मीनिंग कि जिस पर पैसा कम से कम खर्च हो पाए और एक बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर से बना हुआ भोजन लोगों को परोसा जाता है।
However, in recent years, और हालांकि इन वर्षों में, there has been a surge in creativity among street food vendor, और बहुत ही ज़्यादा सृजनात्मकता, नयापन देखा जाता है गली कूचों के भोजन बनाने वालों में, leading to unique culinary creations like this sandwich। और भोजन बनाने वालों में इन सैंडविच के माध्यम से बहुत ही तरह के और अलग अलग भोजन या भोजन बनाने की कलाओं को देखा जा सकता है। The concept of combining cheese and chocolate might seem unconventional, और ये जो भोजन में पनीर और चॉकलेट मिलाने का जो तरीका है पूरी तरह से गैर पारंपरिक है, बट इट स्पीक्स ऑफ अ ग्रोइंग ट्रेंड ऑफ पुशिंग culinary बाउंड्रीज। लेकिन यह है खाना बनाने की जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, उनको अलग से बढ़ते हुए और उन सीमाओं को अलग से लांघते हुए देखा जा सकता है। फूड इज़ नो लॉन्गर जस्ट अबाउट नरिशमेंट। भोजन ना केवल पोषण के लिए है, इट इज़ अबाउट द एक्सपीरियंस एंड द स्टोरी बिहाइंड ईच डिश। और ये अनुभव है और ये हर एक डिश की कहानी है। Now this sandwich which is unexpected combination of ingredients, और ये सैंडविच हमारी उम्मीद से भी परे ऐसी चीज़ों को मिलाकर बना है, challenges our preconceived notions of what flavors what together। और हमारे जो पुराने विचार हैं कि कैसे कैसे सब चीज़ें खाने की काम करती हैं, उन चीज़ों को मिलाकर देखने की ज़रूरत है। Moreover, the role of food bloggers in promoting such unique culinary experiences cannot be understand। और ये जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं और ये जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं, ये खाना बनाने के जो अनुभव होते हैं, इनको आसानी से जो है वो प्रमोट करते हैं, लेकिन इन्हें आसानी से समझा नहीं जा सकता। थ्रू देयर प्लेटफॉर्म्स दे इंट्रोड्यूस ऑडियंस टू हिडन जेम्स। और अपने प्लेटफॉर्म की तरफ से, अपनी और की तरफ से, ये हमारे सामने के दर्शकों को छुपे हुए जो छोटे खोमचे वाले हैं उनकी पहचान बनाते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बेनिफिट्स बोथ द ब्लॉगर्स। और ये जो एक रिलेशनशिप है ब्लॉगर्स का और वेंडर्स का, ये दोनों को ही फ़ायदा करता है। हु गेन कंटेंट एंड एंगेजमेंट, और इससे हमें सामग्री मिलती है, एंड द वेंडर्स हु सी इंक्रीज पैट्रोनेज, और जो वेंडर्स होते हैं उनको अपनी प्रसिद्धि मिलती है। However, this phenomena also raises questions about the sustainability of such trends। और ये जो तरीका है इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं उठते हैं। एज वेंडर्स स्ट्राइव टू क्रिएट एवर मोर यूनिक डिशेस टू कैप्चर सोशल मीडिया, इससे जो खोमचे वाले हैं और ज़्यादा अद्भुत डिशेस बनाते हैं जिससे कि सोशल मीडिया का ध्यान उनकी ओर आ जाए। अटेंशन देयर इज़ अ रिस्क ऑफ लूजिंग टच विद ट्रेडिशनल culinary रूट्स। लेकिन इससे एक नुकसान ये होता है कि हम अपनी पारंपरिक जो डिशेस होती हैं उनसे बिल्कुल अलग हट जाते हैं। वाइल इनोवेशन इज़ एक्साइटिंग, हालांकि नयापन जो है बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग है, थ्रिलिंग है। इट इज़ इसेंशियल टू स्ट्राइक अ बैलेंस टू प्रिजर्व द कल्चरल हेरिटेज एम्बेडेड इन ट्रेडिशनल स्ट्रीट फूड। लेकिन ये भी ज़रूरत है कि अगर हम कोई नई डिश बना रहे हैं तो उसमें जो पारंपरिक डिश है और नई डिश जो है उन दोनों का संबंध बना रहे, टूटे नहीं। The cheesy, chocolatey and buttery sandwich from this tiny stall in Gujarat is more than just a delicious treat। और ये जो चीज़ी, चॉकलेटी और बटरी सैंडविच है, इसका जो स्टॉल है गुजरात के अंदर, ये एक बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ट्रीट है। इट रिप्रेजेंट्स अ कन्फ्लुएंशियल ऑफ ट्रेडिशन एंड इनोवेशन, और यह एक परंपरा और नयापन का एक संयोग है। हाईलाइटिंग द डायनामिक नेचर ऑफ स्ट्रीट फूड, और ये स्ट्रीट फूड के एक बहुत ही ज़्यादा उम्दा प्रकृति की ओर ध्यान दिलाता है। इट ऑल्सो अंडरस्कोर्स दैट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ फूड ब्लॉगर्स इन शेपिंग पब्लिक परसेप्शन एंड culinary लैंडस्केप। और इससे जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है फूड ब्लॉगर्स का, और वह पब्लिक परसेप्शन, लोगों की विचारधारा और खाना बनाने के दोनों चीज़ों की ओर ध्यान देते हैं। एज वी सेवर सच डिलाइटफुल क्रिएशंस, it is worth reflecting on the broader
आर इम्प्लीकेशंस ऑफ दीज ट्रेंड्स इन आर फूड कल्चर। और ये जो है हमारे फूड कल्चर की ओर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देती है चीज़, और हमारी जो फूड कल्चर है उस क्रिएशन को रोशनी लाती है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द अबव पैसेज। व्हाट डज द ऑथर सजेस्ट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ फूड ब्लॉगर्स ऑन स्मॉल वेंडर्स। और जो ऑथर है क्या सजेस्ट करता है कि फूड ब्लॉगर का छोटे खोमचे वालों पर क्या ध्यान पड़ता है। इसमें करेक्ट आंसर है बिलीव्स दैट फूड ब्लॉगर्स हेल्प एलिवेट स्मॉल वेंडर्स प्रोफाइल। इससे फूड ब्लॉगर छोटे जो वेंडर्स खोमचे वाले होते हैं उनको ऊंचा उठाती है। नाउ what is the tone of the writer in the given lines from para 2। para 2 में राइटर की क्या टोन है। rationalize your response in 40 words। तो यहाँ पर जो है वो जो है इसको 40 वर्ड्स में आपको लिखना है। तो यहाँ आंसर मैं आपको बता देती हूँ। देखिए यहाँ जो टोन है वो प्रेज़ की है, अप्रिसिएशन की है और ऑब्जर्वेशन की है। और यहाँ पर जो राइटर जो है जो बता रहा है कि प्रेज़ कर रहा है, उनकी प्रशंसा कर रहा है, और ये देख रहा है कि जो उनकी ऑब्जर्वेशन है फूड ब्लॉगर्स की वो बहुत ही ज़्यादा प्रेज़ करने वाली है। और इतनी ज़्यादा प्रेज़ करने वाली जो इनकी फूड ब्लॉगर जो है वो छोटे जो वेंडर्स हैं उनके जो प्रोफाइल्स हैं उसको रोशनी में लाते हैं। Now this fusion is flavors reflects a broader trend in street food where traditional recipes are increasingly blended with contemporary twist. Now next पर आइए, complete the sentence appropriately. The author's use of vivid imagery in the first sentence such as cheesy, chocolatey and buttery sandwich greatly affect the reader because the writer shows the टुडे कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेडिशनल एंड कंटेम्प्रेरी रेसिपी। क्योंकि जो राइटर है वो इन दोनों की जो इनकी जो रेसिपी है उसको अच्छे ढंग से क्या करता है, कंबाइन कर देता है। नाउ द पैसेज इंक्लूड्स सम वर्ड्स दैट आर ऑपोजिट ऑफ ईच अदर। यहाँ पर आपको पेयर चुनना है जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो इसमें ए जो है वो पहला पेयर है ए ट्रेडिशनल और कॉन्टेम्प्रेरी, दूसरा है गेन और लूजिंग। कंप्लीट द सेंटेंस अप्रोप्रिएटली। नाउ आपको सेंटेंस को कंप्लीट करना है। बेस्ड ऑन द रीडिंग ऑफ द पैसेज एग्जामिन इन अबाउट 40 वर्ड्स हाउ फूड ब्लॉगर्स कंट्रीब्यूट टू द पॉपुलैरिटी ऑफ स्ट्रीट फूड। जो फूड ब्लॉगर हैं सड़क पर बनने वाले भोजन के लिए कैसे उनकी लोकप्रियता को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो आंसर है ना बेटा 6 का जो आंसर है वो देखिए यहाँ पर पैसेज के अंदर है। मैं आपको पैसेज जो है वो यहाँ देखिए पैसेज के अंदर मैंने पैसेज में भी मार्क किया हुआ है। देखिए यहाँ पर इसके 2 पॉइंट बनेंगे। पहला पॉइंट है प्रोमोटिंग सच कलिनरी। जस्ट अ मिनट बेटे, 1 मिनट। इसके अंदर आंसर बनेगा, इसमें आंसर बनेगा इन प्रोमोटिंग सच यूनिक कलिनरी एक्सपीरियंसेस। और दूसरा पॉइंट बनेगा दे इंट्रोड्यूस ऑडियंसेस टू हिडन जेम्स। और तीसरा पॉइंट बनेगा एंड हेल्प स्मॉल वेंडर्स रिकॉग्निशन। ओके, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम यस नाउ नंबर 5 पर हम आ जाते हैं। आ जाइए, नंबर 5 तो हमने डिस्कस कर लिया है। नंबर 5 ओके। नाउ नंबर 5 जो है कंप्लीट द सेंटेंसेस। यस नाउ 6th पर मैंने आपको 6th का बता दिया आंसर। 7th में अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट रोल डज द फूड ब्लॉगर प्ले इन द culinary इंडस्ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है दे प्ले अ पिवटल रोल इन हेल्पिंग स्मॉल वेंडर्स गेन रिकॉग्निशन। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए। स्टेट वेदर द फॉलोइंग लाइन्स डिस्प्ले एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रेडिशनल मॉडर्न और क्रिएटिव एंड अफोर्डेबल डिश। तो यहाँ पर आप नीचे जो लाइन दी हुई है दिस चीज़ी चॉकलेटी, तो ये ना एक क्रिएटिव जो है स्टेटमेंट है, ठीक है। द चीज़ी चॉकलेटी एंड बटरी सैंडविच इज़ अ ट्रीटमेंट इज़ अ टेस्टामेंट। जस्ट अ मिनट बेटा, मैं पढ़ रही हूँ इसको। जस्ट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो पैसेज ये है ही, इसकी लैंग्वेज डिफ़िकल्ट है। This cheesy, chocolatey and buttery sandwich is a testament to the innovative spirit of street food vendors blending unconventional ingredients to create a unique culinary experience. Okay, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पर, ठीक है। ये भी 10 मार्क्स का है आपका क्वेश्चन नंबर 2।
Now, in the demanding academic, just a minute, in the demanding academic environment और हमारे शैक्षिक वातावरण के अंदर maintaining optimal brain health is crucial for academic success, और हमारी शैक्षिक सफलता के लिए हमें अपने दिमाग को जो है brain health बहुत ज़रूरी है. Research highlights specific foods that significantly boost cognitive abilities, और कुछ ऐसे भोजन होते हैं जो हमारे दिमाग की क्षमता को बढ़ाते हैं एंड मेंटल परफॉर्मेंस, और दिमाग में जो कारगुजारी है उसको बढ़ाती हैं. ऑफरिंग स्टूडेंट्स आर डाइटरी एडवांटेज, और हमारे छात्रों को संतुलित आहार की ओर इशारा करते हैं. दिस केस बेस्ड एनालिसिस एक्सप्लोर्स द टॉप ब्रेन फूड्स प्रोवन टू एनहांस ब्रेन हेल्थ एंड एकेडमिक आउटकम्स, और कुछ ऐसे भोजन हैं जो कि हमारे ब्रेन के लिए भोजन हैं और हमारी ब्रेन हेल्थ को बढ़ाते हैं. नंबर 1, बेरीज. देखिए, रिच इन फ्लेवनॉइड्स लाइक एंथोसिनानिन्स, और ये फ्लेवनॉइड्स जैसे कि एंथोसिनानिन्स जिसे कहते हैं. बेरीज इम्प्रूव ब्लड फ्लो. बेरीज जो है ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं. रिड्यूस इन्फ्लेमेशन, पेट में आग को रोकती हैं. एंड एनहांस मेमोरी, और हमारी याददाश्त बढ़ाती है. A study with 40 participants found a berry smoothie improved attention and task switching for 6 hours. और 40 एक स्टडी दिखाती है कि 40 पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्होंने बेरी की स्मूदी को पिया, जिससे उनका ध्यान जो है बढ़ गया और काम करने की क्षमता 6 घंटे बढ़ गई. अनदर रिव्यू लिंक्ड ब्लूबेरी इनटेक टू बेटर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी, और दूसरा जो है ब्लूबेरी ने बेटर की है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेमोरी को जो है वो बढ़ाया है. सिट्रस फ्रूट कौन से होते हैं? जो कि खट्टे फल होते हैं. कंटेनिंग फ्लैवनॉइड्स सच एज हेस्पेरिडिन एंड क्वेरसेटिन. सिट्रस फ्रूट्स एनहांस लर्निंग एंड मेमोरी, और सिट्रस फ्रूट जो है वो हमारी याद करने की और हमारी जो है वो पढ़ने की क्षमता को बढ़ाती हैं. A study with 40 adults showed that 17 ounces of citrus fruits improved brain blood flow and mental performance. और 40 एडल्ट के ऊपर एक स्टडी की गई जिससे कि 17 आउंस जो है सिट्रस फ्रूट को लेने से ब्रेन का जो ब्लड है वो जो है वो इम्प्रूव हुआ है और हमारी मानसिक क्षमता इम्प्रूव हुई है. डार्क चॉकलेट एंड कोकोज. कोकोज विद हाई फ्लेवनॉइड कंटेंट इम्प्रूव्स ब्रेन फंक्शन, और जितने भी ये हमारे डार्क चॉकलेट और कोको हैं ये हमारे दिमाग के कामों को बढ़ाते हैं. अ स्टडी विद 90 एडल्ट्स कंज्यूमिंग हाई फ्लेवनॉइड कोको शोड बेटर मेंटल परफॉर्मेंस, और 90 लोगों ने जब ये डार्क चॉकलेट और कोको को खाया तो इसकी स्टडी बताती है कि उनकी मेंटल परफॉर्मेंस में सुधार हुआ. Although it must be noted that high consumption of dark chocolate can increase sugar level, लेकिन अगर हम ज़्यादा डार्क चॉकलेट को खाते हैं तो ये हमारे शरीर में शुगर लेवल को बढ़ा देता है. Now nuts पैक्ड विद विटामिन ई एंड जिंक, और इनमें विटामिन ई और जिंक होता है. नट्स बूस्ट ब्रेन फंक्शन, और ये हमारे दिमाग के फंक्शन को तेज़ करते हैं. रिसर्च विद 64 कॉलेज स्टूडेंट शोड एन 11.2% इम्प्रूवमेंट इन वर्बल इंफॉर्मेशन, और 64 कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं 11.2% ये हमारी बोलने की और सूचना देने की क्षमता को बढ़ाता है. प्रोसेसिंग आफ्टर 8 वीक्स ऑफ वॉलनट इनटेक, और अगर हम अखरोट को लगातार 8 हफ्तों तक खाते हैं तो ये हमारी दिमागी क्षमता को बढ़ाता है. फिश रिच इन ओमेगा 3 फैटी एसिड, और फिश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है. फिश एनहांसेस ब्रेन हेल्थ, और मछली जो है हमारे दिमाग की स्वास्थ्य को बढ़ाती है. अ स्टडी ऑफ 76 जापानीज एडल्ट्स लिंक हायर फिश इनटेक टू बेटर मेमोरी, और 76 जापानीज़ एडल्ट ने बताया कि फ़िश को लेने से कैसे उनकी जो मेमोरी है उसके अंदर सुधार हुआ. नाउ जितनी भी रेड ग्रीन और ऑरेंज वेजिटेबल्स होती हैं ये सारी की सारी जो है वो हाई इन
कैरोटेनॉइड्स और ल्यूटिन और जी एक्सेंथिन। दीज वेजिटेबल्स इम्प्रूव ब्रेन फंक्शन। और ये जितनी भी ग्रीन, रेड और ऑरेंज वेजिटेबल होती हैं ये हमारी ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करती हैं और हमारी शैक्षिक परफॉर्मेंस में हेल्प करती हैं। स्टडीज लिंक हायर मैक्यूलर पिगमेंट optimal density to better mental performance. Incorporating these foods into a healthy diet can enhance mental performance and academic success. और हमें इन हेल्दी डाइट से हमारी मेंटल परफॉर्मेंस भी बढ़ती है और हमारी एकेडमिक्स, हमें शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता मिलती है। Now, complete the following analogy appropriately based on your understanding of the passage. The relationship between berries and memory is incomparable to the relationship between, यहाँ जो है करेक्ट आंसर है सिट्रस फ्रूट्स एंड मेंटल परफॉर्मेंस। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पर है द स्टेटमेंट that incorporating these foods into a healthy diet can enhance mental performance and academic success is a fact opinion because it is an objective detail. Okay, तो यहाँ पर आ जाइए, just a minute. नेक्स्ट आ जाइए, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम द पैसेज इन अबाउट 40 वर्ड्स। सिट्रस फ्रूट्स एनहांस लर्निंग मेमोरी। तो यहाँ पर आ जाइए, मैं आपको अनसीन के अंदर, इसके अंदर थर्ड का आंसर आपको दिखा देती हूँ। अनसीन पैसेज में ये मैंने पैसेज के अंदर से ही लिया हुआ है ना। यहाँ पर आ जाइए, येस नाउ जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट अ मिनट। ये है थर्ड का आंसर, आ जाइए यहाँ पर पैसेज नंबर थर्ड के अंदर एनहांस लर्निंग मेमोरी, और इसका जो है वो सेकेंड पॉइंट है सिट्रस जूस इम्प्रूव्ड ब्रेन ब्लड फ्लो एंड मेंटल परफॉर्मेंस। ओके, इसी तरह से आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाइए, जस्ट अ मिनट। फोर्थ पर आइए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू द गिवन एक्सट्रैक्ट। द डाइटरी एडवांटेज ऑफर्ड बाय स्पेसिफिक फूड्स कैन ओनली इम्प्रूव वर्बल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। तो ये रॉन्ग है, फॉल्स है ये। वॉलनट इनटेक इम्प्रूव्ड वर्बल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग बाय 11.2%। स्टेट एनी वन इन्फ्रेंस दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस। ओके, तो यहाँ पर आ जाइए, हम आ जाते हैं फिफ्थ के आंसर नट्स पर। यहाँ पर आइए, यस जस्ट अ मिनट। देखिए, नट्स पैक्ड विद विटामिन ई एंड जिंक, नट्स बूस्ट ब्रेन फंक्शन, ये इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट पर आइए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए सिक्स्थ पर आइए। सिक्स्थ पर in the given sentence taken from para 7th, select the option that correctly replaces the underlined word with its most likely antonym. Antonym opposite word होता है बेटा। Incorporating these foods into a healthy diet can enhance, enhance होता है बढ़ाना, और इसका जो करेक्ट इसका एंटोनियम है वो है diminish, कम करना। Infer one benefit and one drawback of consuming dark chocolate and cocoa for cognitive function। तो इसका करेक्ट जो आंसर है सेवेंथ में का आंसर आ जाइए आप यहाँ पे ऊपर पैसेज आइए, पैसेज में यस नाउ। डार्क चॉकलेट का जो है एक जो है इसकी एडवांटेज है कि ये हमारे ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है, लेकिन हमारे चॉकलेट ज़्यादा खाने से हमारा शुगर लेवल बॉडी के अंदर जो है वो बढ़ जाता है। एक इसकी एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन टेक अवे फ्रॉम द स्टडी मेंशन इन द पैसेज। तो इसका करेक्ट आंसर है इंक्लूडिंग ब्रेन बूस्टिंग फूड्स इन अ डाइट एनहांसेस मेंटल परफॉर्मेंस एंड एकेडमिक सक्सेस। अब यहाँ पर आ जाइए, क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स है और ग्रामर है। तो पहले हम ग्रामर को, जितना भी पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव काम है सारा मैं डिस्कस कर रही हूँ, उसके बाद हम लास्ट पर जितने भी डिटेल वाले सब्जेक्टिव पार्ट है उसको मैंने इसी वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी। कंप्लीट एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग 12 टास्क, 12 दिए हैं, इसमें कोई 10 आपको करने हैं, लेकिन मैंने सारे ही इसको जो है वो सॉल्व किए हैं। फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। यहाँ पर द कंपनी पॉलिसी रिक्वायर्स एम्प्लॉयज टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा अटेंड 2 मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशंस एनुअली। रीड द गिवन
गिवन सेंटेंस फ्रॉम अ स्पोर्ट्स रिव्यू आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर। आपको इसमें एरर को करना है, गलती को जो आइडेंटिफाई करना है और एरर की जगह एरर लेकर के उसको करेक्ट करना है। एथलीट्स कैन टेक देयर हेल्थ सप्लीमेंट्स डेली टू मेंटेन पीक परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर एथलीट के लिए जो है एडवाइस दी गई है और एडवाइस के लिए कैन नहीं आता, हमेशा शुड या मस्ट आता है। विक्रम एंड प्रिया हैड अ कॉन्वर्सेशन अबाउट प्रियाज हॉलीडे प्लान। रिपोर्ट विक्रम्स क्वेश्चन, विक्रम के क्वेश्चन को रिपोर्टिंग स्पीच में करना है और रिपोर्टिंग स्पीच का मतलब बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। इसके मैंने 3 वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर आपको क्लियरली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ इसमें आ जाएगा विक्रम आस्क्ड प्रिया वेयर शी वॉज प्लानिंग टू गो फॉर हर हॉलीडे। Read the dialogue between Sameer and his coach regarding the training schedule. Coach, when will you resume training? Sameer, I will start again next Monday. Select the correct option to complete the reporting of the above dialogue. Sameer's coach asked him, क्या पूछा समीर के कोच ने when he would resume. इसका C पार्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। Fill in the blank by choosing the correct option to complete the concluding line of a notice by a retail store manager to employees. The new store policies are detailed in the enclosed document and this यहाँ पर आएगा this must be. नाउ आइडेंटिफाई द एरर, इसमें भी आपको एरर को आइडेंटिफाई करना है, गलती को चूज करना है। नाउ इसके अंदर गलती है सेलिब्रेट्स। द मेयर अनाउंस दैट देयर विल बी अ पैरेड ऑन संडे। टू सेलिब्रेट्स नहीं आएगा, टू के बाद मैंने पहले बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो सेलिब्रेट्स की जगह सेलिब्रेट आएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर सप्लाइज द करेक्शन फॉर अ लाइन फ्रॉम एन एजुकेशनल टेक्स्ट बुक। यहाँ पर आइए द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स इज फंडामेंटल टू अंडरस्टैंड द नेचुरल वर्ल्ड। यहाँ बी आंसर करेक्ट है, इसकी जगह आर आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, जस्ट अ मिनट बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। थोड़ा सा ब्लड आ रहा है, नेक्स्ट वाला जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर ब्लड है, तो जस्ट अ मिनट। नाउ कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। द सरप्राइजिंग टर्न ऑफ इवेंट्स लेफ्ट एवरीवन इन द रूम स्पीचलेस, ये है करेक्ट आंसर इसका, थर्ड स्पीचलेस। रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन अ शॉपकीपर एंड अ स्टोर क्लर्क, आपको रिपोर्ट करना है, दोबारा ये नरेशन है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा दे हैड इट इन लार्ज एंड एक्स्ट्रा लार्ज। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इसमें ब्रेकिंग न्यूज़, द नेशनल चैंपियनशिप results are in and our social soccer team has won, इसका फर्स्ट जो है वो करेक्ट है। कंप्लीट द लाइन फ्रॉम अ बायोग्राफी बाय फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। आई थ्रू आउट हर लाइफ शी फेस्ड आएगा यहाँ पर क्योंकि पास्ट टेंस है यहाँ पर। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, आइडेंटिफाई द एरर सप्लाई करेक्शन, ये भी एरर का क्वेश्चन है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ब्रिंगिंग की जगह आएगा ब्रिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, क्रिएटिव राइटिंग स्किल है, ये मैंने सारा पीछे आंसर अभी आपको दिए हुए हैं, हम डिस्कस करेंगे इसको। ओके, राइटिंग स्किल है, उसके बाद में लिटरेचर है। आ जाइए लिटरेचर पर, आ जाइए जो इसके ऑप्शन, जो इसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं उन्हें मैं डिस्कस कर रही हूँ। यस, नाउ सेक्शन सी लिटरेचर पर आ जाइए, ये कॉम्प्रिहेंशन है। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस फॉर एनी वन ऑफ द टू, मैं सारे के सारे डिस्कस कर रही हूँ। वाइल ही सपोज टू बी एसेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस, जबकि सभी लोग सोच रहे थे कि वह दूसरे लोगों के खोजों का मूल्यांकन कर रहा था, आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट, आइंस्टाइन अपने ही विचारों को रहस्यमय रूप से, गुप्त रूप से डेवलप कर रहा था। ही इज सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉअर एट वर्क, और सभी लोग मजाक में उसके डेस्क ड्रॉअर का ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स कहा करते थे। नाउ जस्ट अ मिनट, मैं इसको निकाल लेती हूँ बेटा। ओके, नाउ वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वॉज आइंस्टीन स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, और एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध अखबार 1905 में जिसमें आइंस्टीन की सापेक्षता का विशेष सिद्धांत दिया गया। अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट, और उनके हिसाब से समय और दूरी ज़्यादा उचित नहीं होती। इंडेड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, और दो एक घड़ियाँ भी एक जैसा समय नहीं देती हैं अगर उन्हें एक साथ रखा जाए।
if one of them has been moving very fast relative to the other, और एक घड़ी दूसरी घड़ी से ज़्यादा तेज दौड़ने लगती है, और ये लिया हुआ है अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड से लिया हुआ है। नाउ What did Einstein jokingly call his desk drawer at work? जहाँ वह काम करता था तो अपने ड्रॉर को वह मजाक में क्या कहकर बुलाता था? वो अपने डेस्क को द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स कहकर बुलाता था। What inference can be drawn about Einstein work habits from the extract? और आइंस्टीन के काम करने की जो आदतें हैं वो इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्या है? He was deeply committed to his work. He was dedicated to develop his ideas. वो अपने काम में बहुत ज़्यादा कमिटेड था और उसके अपने विचारों को वह बहुत ही तरीके से डेवलप करता था। Describe the significance of the year 1905 in Einstein's career. आइंस्टाइन के करियर में 1905 की क्या इंपॉर्टेंस है आपको एलेबोरेट करना है। The year 1905 was significant. ये जो ईयर है वो बहुत ही सिग्निफिकेंट था और इम्पॉर्टेंट था बिकॉज फॉर आइंस्टीन के लिए, बिकॉज हिज थियोरी स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी वॉज पब्लिश्ड इन दिस ईयर, क्योंकि जो उसकी सापेक्षता का सिद्धांत था इस वर्ष में 1905 में ये सिद्धांत उसने दिया था। Einstein was developing his own ideas in secret because he was on a secret mission. और आइंस्टाइन जो है अपने विचारों को बहुत ही रहस्यमय रूप से विकसित कर रहा था क्योंकि वो एक सीक्रेट मिशन पे था, तो ये फॉल्स है, गलत है ये। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, द गुरु एंड द डिसिपल नाउ गेट इनटू अ फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट। और गुरु और चेला लड़ने लगे कि कौन फांसी के फंदे पर पहले जाएगा। द किंग वॉज पजल्ड बाय हिज बिहेवियर। जो मूर्ख राजा था उनके इस व्यवहार से परेशान हो गया। He asked the Guru, उसने गुरु से पूछा, Why do you want to die? तुम क्यों मरना चाहते हो? We choose him because we needed a fat man for the stake. और हमने तुम्हारे शिष्य को इसलिए लिया था क्योंकि हमें फांसी के फंदे के लिए एक मोटा आदमी चाहिए था। यू शुड नॉट आस्क मी सच क्वेश्चंस। तुम्हें ये सवाल मुझसे नहीं पूछने चाहिए। पुट मी टू डेथ फर्स्ट, रिप्लाइड द गुरु। गुरु ने जवाब दिया, मुझे पहले मौत के फंदे पर चढ़ाओ। वाई, क्यों? देयर इज सम मिस्ट्री हेयर। इसके पीछे एक रहस्य है। एज अ वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड। और एक समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते आओ मैं तुम्हें समझाऊं। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू? अगर मैं तुम्हें इसका रहस्य बता दूंगा तो क्या तुम मुझे मौत के फंदे पर पहले चढ़ा दोगे? मुझसे वादा करो। आज द गुरु ने पूछा। द किंग गेव हिम हिज सोलमन वर्ड। और राजा ने उसे अपने बहुत ही गंभीर शब्द में कहा। द गुरु टुक हिम असाइड। गुरु से एक और ले गया आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर शॉट, जिससे कि उसके नौकरों के कान में ये बात ना पड़े। एंड विस्पर टू हिम, और उसने फुसफुसा कर राजा के कान में कहा, डू यू नो वाई वी वॉन्ट टू डाई राइट नाउ? तुम जानते हो कि हम दोनों में से कौन पहले मरना चाहता है? द टू ऑफ अस वी हैव बीन all over the world but we have never found a city like this or a king like you। और हम बहुत सारे शहरों में घूमे हैं लेकिन तुम्हारे जैसा शहर और तुम्हारे जैसा राजा हमने कहीं नहीं देखा। और ये हम पैसेज लिया हुआ है इन द किंगडम ऑफ फूल से। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, Why did the king initially choose the disciple to be put to death? और राजा ने शिष्य को मौत के लिए पहले क्यों चुना? इसका थर्ड आंसर करेक्ट है, बिकॉज दे नीडेड अ फैट मैन फॉर द स्टेक, क्योंकि उन्हें फांसी के फंदे के लिए एक मोटा आदमी चाहिए था। स्टेट ट्रू और फॉल्स, सही या गलत बताइए। द गुरु वॉज ईगर टू डाई बिकॉज ही हैड अ डेथ विश। और गुरु जो है वो मरना चाहता था क्योंकि उसके मरने की इच्छा थी, तो ये फॉल्स है आंसर। वाई डिड द गुरु रिक्वेस्ट टू बी पुट टू डेथ फर्स्ट? और गुरु ने क्यों रिक्वेस्ट की कि उसे मौत के फंदे पर चढ़ाया जाए? एंड व्हाट डिड ही विस्पर टू द किंग? उसने राजा के कान में क्या कहा? उसने राजा के कान में कहा, टू अराइव द किंग्स। उसने ये सब इसलिए रिक्वेस्ट की क्योंकि वह राजा की उत्सुकता को बढ़ाना चाहता था। उसने राजा के कान में क्या कहा? उसने राजा के कान में ये कहा, देखिए आइए पीछे आंसर दिया हुआ है, वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और अ किंग लाइक यू। इसका आंसर बेटा पीछे मैंने स्टैंजा में भी यहाँ पर दिया हुआ है, ये रहा इसका आंसर लास्ट में दिया हुआ है ना। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आइए यहाँ पर, what can be inferred about the guru's character from this interaction with the king? और गुरु का कौन सा चरित्र हमारे सामने आता है जब वह राजा से बात करता है? he was clever and systematic, वह बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान है और बहुत ही ज़्यादा सिस्टमेटिक है। read the extract given below and answer the question from any one of the two option A and B। I will arise and go now, मैं उठूंगा और फिर जाऊंगा। and go to Innisfree, मैं जाऊंगा Innisfree। Innisfree वाकई एक जगह है बेटा जो कि आयरलैंड में है।
एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, वहाँ एक छोटा सा घर बनाऊंगा, ऑफ क्ले एंड वेटल्स मेड, और मिट्टी का और लकड़ी के तख्तों का, 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और मैं 9 सेम की बीजों की क्यारियाँ लगाऊंगा, अ हाई फॉर अ हनी बी, और एक मधुमक्खियों का छत्ता भी लगाऊंगा, एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ पर मक्खियों के छत्ते के आसपास में मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा। और ये पोअम है द लेक आइसल ऑफ इनिसफ्री। फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड व्हेन द स्पीकर सेज, जब स्पीकर ये कहता है एंड लिव अलोन इन अ बी लाउड ग्लेड, ही रेफर्स टू द लिविंग इन, और तब वह क्या कैसे रहना चाहता है, वह रहना चाहता है इन लोनलीनेस, अकेलेपन में और एकांत में रहना चाहता है। नाउ व्हाट डज द स्पीकर मीन व्हेन ही सेज, स्पीकर के ये कहने का क्या मतलब है जब वह कहता है 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, आ हाई फॉर द हनी बी, और शहद भी खाया जाता है और सेम की फलियां भी खाई जाती हैं। इसका मतलब है कल्टिवेट्स हिज फूड, वह अपना भोजन उगाएगा, कीप्स बीज फॉर द हनी, और मक्खियों को रखेगा शहद के लिए, ट्रू बॉन्ड विद नेचर, और प्रकृति के साथ सच्चा संबंध बनाकर रखेगा। How does the imagery of a hive for a bee, honey bee contribute to a overall theme of the poem? और ये जो इमेजरी है मधुमक्खियों का छत्ता, ये हमारे सामने कौन सा पोम का थीम लेकर के आता है? तो ये सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है खुद पर निर्भर होना। पोइट्स डिज़ायर टू लिव पीसफुली, पोइट की इच्छा है कि वह शांति से रहे। टू शो इन सिंप्लिसिटी, और साधारण तरीके से रहे। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, complete the sentence with the appropriate option. The given lines from the poem suggest that Innisfree is a और N एक remote island है, एक द्वीप है। नाउ नेक्स्ट है, और आ जाइए इस पे, 2 roads diverge in a yellow wood, 2 सड़कें जो है मिल जाती हैं पीले जंगल में। जंगल पीला क्यों है? क्योंकि जंगल पीला इसलिए है क्योंकि ये ऑटम का, पतझड़ का मौसम है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे माफ़ कीजिए मैं दोनों पर नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रैवलर, एक यात्री होने के नाते, लॉन्ग आई स्टूड, मैं बड़ी देर तक खड़ा रहा, एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और दोनों सड़कों को जहाँ तक देख सकता था मैंने देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, और यहाँ पर दोनों सड़कें जा कर के कहाँ मिल जाती हैं? दोनों की दोनों सड़कें जा कर के अंडरग्रोथ के अंदर, झाड़ियों के अंदर जाकर मिल जाती हैं। यस नाउ ये जो स्टैंजा लिया है द रोड नॉट टेकन में से लिया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक विद वन वर्ड से आपको भरना है। व्हेन द स्पीकर सेज एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, ही रेफर्स टू द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग अदर सिमिलर वर्ड्स, और वह जो है वो दूसरे ही सिमिलर वर्ड्स आप इसमें ले सकते हैं। एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग दे सकते हैं, और वॉचिंग दे सकते हैं, सीइंग दे सकते हैं, आप इसमें और भी दूसरे वर्ड्स ले सकते हैं। What does the speaker mean when he says and sorry I could not travel both? स्पीकर के ये कहने का क्या मतलब है जब वह कहता है कि माफ़ कीजिए मैं दोनों पर नहीं चल सकता? तो इसका मतलब है इट शोज़ द डिफ़िकल्ट चॉइसेस इन लाइफ। हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी लाइफ के अंदर चॉइसेस आती हैं जो कि बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं और इन्हें चुनना मुश्किल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द स्पीकर्स इमोशनल स्टेट वाइल डिसाइडिंग ऑन द डाइवर्जिंग रोड? और जब पोइट जो है वो दो जो सड़कों के सामने खड़ा हुआ है तो उसका इमोशन क्या है? उसका इमोशन है रिग्रेटफुल, पश्चाताप से भरा हुआ है। नाउ नेक्स्ट पर आ जाइए, कमेंट ऑन द पोइट्स यूज़ ऑफ लैंग्वेज। पोइट की जो लैंग्वेज उसने यूज़ की है इस पर कमेंट करना है आपको। पोएम की जो सेटिंग है वो एक बदलाव को दिखाती है, टोन इसका रिफ्लेक्टिव है, और सिंबोलिज्म का मतलब है रोड्स जो है वो हमारी चॉइसेस के ऊपर की सिंबल होती हैं। अब आ जाइए बेटा, मैं सारे के सारे जितने भी सब्जेक्टिव हैं मैं आपको इसके अंदर यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। यस नाउ क्रिएटिव राइटिंग स्किल पर पहले हम आ रहे हैं। क्रिएटिव राइटिंग स्किल आपकी 5 मार्क्स की है ये। इमेजिन दैट यू आर अटेंडिंग द एनुअल स्कूल स्पोर्ट्स डे। आप कल्पना कीजिए कि आप वार्षिक स्कूल का स्पोर्ट्स डे जो है अटेंड कर रहे हैं। देयर आर वेरियस इवेंट्स सच एज, वहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स हैं जैसे कि रेसेस हैं, लॉन्ग जंप है, रिले रेसेस हैं। स्टूडेंट्स आर वियरिंग कलरफुल स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म, बच्चों ने रंगीन कपड़े पहने हुए हैं स्पोर्ट्स के, और एंड चीयरिंग फॉर देयर टीममेट्स, और अपनी अपने टीम के जो लोग हैं उनको चीयर कर रहे हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स आर सिटिंग इन द स्टैंड्स अपलॉडिंग एंड एनकरेजिंग द पार्टिसिपेंट्स, और पेरेंट्स और टीचर्स जो है स्टैंड के अंदर बैठे हुए हैं और प्रशंसा कर रहे हैं, और जितने भी उनके पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको एनकरेज कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। एक डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ आपको लिखना है। सबसे पहले बेटा एनुअल स्कूल स्पोर्ट्स डे, इसकी हेडिंग आनी ज़रूरी होती है। आपको पता है हेडिंग 1 मार्क की होती है।
एनुअल स्कूल स्पोर्ट्स डे वॉज सेलिब्रेटेड इन आवर स्कूल ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे। आप कोई भी ओकेजन लिख सकते हैं, पर ये होता है कि जो स्पोर्ट्स डे होते हैं वो रिपब्लिक डे पर या फिर 2 अक्टूबर पर इस ऐसे डेज पर मनाए जाते हैं। द स्कूल वॉज वेल डेकोरेटेड। सेकेंड पॉइंट आता है कि हमारा स्कूल अच्छे ढंग से सजा हुआ था फ्लावर से और स्पोर्ट्स स्टार के पोर्ट्रेट से। द फेमस क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर वॉज इन्वाइटेड एज चीफ गेस्ट, और सचिन तेंदुलकर को चीफ गेस्ट के जरिए बुलाया गया, चीफ गेस्ट की तरह बुलाया गया था। ही वॉज वार्म वेलकम बाय द प्रिंसिपल एंड टीचर्स। उसका बहुत अच्छे से प्रिंसिपल और टीचर्स ने स्वागत किया। देयर वर वेरियस इवेंट्स सच एज रेसेस। अब बहुत सारी बातें तो आपको अपने पैराग्राफ के अंदर से ही लेनी है। बहुत सारे वहाँ पर इवेंट्स है, रेसेस है, लॉन्ग जंप है, रिले रेसेस है। द स्टूडेंट्स वर वियरिंग कलरफुल स्पोर्ट्स ड्रेसेस, और स्टूडेंट्स ने रंगीन कपड़े पहने हुए थे। दे वर चीयरिंग फॉर देयर टीममेट। वे अपने टीममेट्स को चीयर कर रहे थे। पेरेंट्स एंड टीचर्स वर सिटिंग इन द स्टैंड्स। पेरेंट्स और टीचर्स स्टैंड में बैठे थे। दे वर अपलॉडिंग एंड एनकरेजिंग द पार्टिसिपेंट्स। और वह जितने भी पार्टिसिपेंट्स है सबको तालियां बजा बजा कर उनकी प्रशंसा कर रहे थे। द गेस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड द प्राइजेस। और हमारे गेस्ट ने प्राइज दिए बच्चों को, एंड गेव अ थॉट प्रोवोकिंग स्पीच। और बहुत ही ज़्यादा विचारों को उत्तेजित करने वाली स्पीच दी। रिफ्रेशमेंट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड। रिफ्रेशमेंट दिया गया। इट वॉज अ ग्रैंड डे। ये बहुत महान दिन था। अब इसका और क्वेश्चन आइए। इमेजिन दैट यू वर कॉट इन अ सडन डाउनपोर। ये बेटा यहाँ पर आ रहेगा, गलती से पॉट लिखा गया, आ रहेगा। आप कल्पना कीजिए कि आप अचानक बारिश के अंदर जो है वो फंस जाते हैं वाइल वॉकिंग होम फ्रॉम स्कूल विदाउट एन अम्ब्रेला। और आप स्कूल से घर आ रहे हैं और आपके पास में छाता भी नहीं है। द स्काई डार्केंड क्विकली एंड द रेन स्टार्टेड पोरिंग हैवीली। और अचानक सारा आसमान काला हो गया और तेज बारिश होने लगी। सोकिंग यू कम्प्लीटली, आपको पूरी तरह से गीला कर दिया। राइट अ डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ अबाउट द एक्सपीरियंस यूजिंग द गिवन क्यूज। और आपको पैराग्राफ लिखना है, और ये जो नीचे क्यूज दिए हुए हैं, कुछ कुछ चिन्ह दिए हैं, इनका प्रयोग आप कर सकते हैं। डिस्क्राइब द सेंसेशन ऑफ द रेन ड्रॉप्स हिटिंग योर स्किन। आपको बताना है कि जब बारिश आपकी स्किन पर पड़ रही थी तब आप कैसा महसूस कर रहे थे। द पडल्स फॉर्मिंग ऑफ ऑन द स्ट्रीट। और गली के अंदर छोटे छोटे गड्ढों में पानी भर गया। द साउंड ऑफ थंडर। और बिजली की आवाज़ और गड़गड़ाहट। द साइट ऑफ लाइटनिंग। और बिजली की चमक। हाउ डिड द अनएक्सपेक्टेड रेन अफेक्ट योर मूड। और बिना उम्मीद की जो बारिश पड़ी उससे आपके दिमाग पर क्या फ़र्क पड़ा। हाउ डिड यू कोप विद द सिचुएशन। और आप इस स्थिति से कैसे बाहर आए। सबसे पहले टाइटल आएगा एक्सपीरियंस इन सडन डाउनपोर। आपका अनुभव अचानक हो रही बारिश में। इट वॉज माई हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। ये मेरी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन थी। आई केम आउट फ्रॉम द स्कूल। मैं जैसे ही स्कूल से बाहर निकला, देयर वर ब्लैक क्लाउड्स इन द स्काई। आसमान में काले बादल छा गए। सडनली देयर वॉज डाउनपोर। अचानक बारिश पड़ने लगी। एंड आई वॉकड फास्ट। मैं तेज तेज चलने लगा। बट माई होम वॉज फार फ्रॉम द स्कूल। लेकिन मेरा घर स्कूल से दूर था। क्विकली द स्काई डार्केंड। जल्दी ही पूरा आसमान काला हो गया। द हैवी रेन स्टार्टेड पोरिंग। और भारी बारिश पड़ने लगी। क्विकली आई सोक्ड कंप्लीटली। और जल्दी ही मैं पूरा गीला हो गया। मोर ओवर आई वॉज विदाउट अम्ब्रेला। और तो और मेरे पास छाता भी नहीं था। आई कुड नॉट फाइंड एनी शेल्टर। मुझे कोई आश्रय नहीं मिला। द रेन ड्रॉप्स हिट माई स्किन। और बारिश की बूंदें मेरी स्किन पर पड़ने लगी। वाटर पडल्स वर फॉर्म्ड इन द स्ट्रीट। और गली के अंदर पानी के छोटे छोटे गड्ढे भरने लगे। द स्ट्रीट वर एम्प्टी। पूरी गलियां खाली थी। आई हर्ड द साउंड ऑफ थंडर एंड लाइटनिंग। मैंने बिजली की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक देखी। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं डर गया। स्लोली थैंक गॉड। लेकिन धीमे धीमे भगवान का धन्यवाद। आई रीच्ड होम सेफली। मैं घर सुरक्षित पहुंच गया। Now, question number 5. Imagine that a friend inspired you during difficult times and brought happiness into your life. कल्पना कीजिए एक आपका एक मित्र है जो कि जिसने कि मुश्किल समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रेरित किया और आपकी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ लेकर आया। रिफ्लेक्ट ऑन द क्वालिटीज़ ऑफ दिस फ्रेंड। आपको इस फ्रेंड की क्वालिटीज़ के बारे में बताना है। एंड शेयर इ मेमोरेबल कन्वर्सेशन यू हैव हैड टुगेदर। और एक ऐसी बातचीत के बारे में बताइए जो कि इमेमोरेबल है। यहाँ पर एक एम 2 एम आएंगे बेटा, 3 एम आ गए गलती से ना। तो राइट दिस डायरी एंट्री इन 100 to 120 वर्ड्स। आपको डायरी एंट्री लिखनी है। एक्सप्रेसिंग योर ग्रैटिट्यूड एंड योर फ्रेंड्स इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनल ग्रोथ एंड पर्सपेक्टिव। और आपको बताना है कि कैसे आभार व्यक्त करना है और कैसे आपकी वृद्धि के अंदर आपके मित्र का योगदान और उनका क्या प्रभाव है। सबसे पहले बेटा डायरी एंट्री का फॉर्मेट जो कि 1 नंबर का होता है। ऊपर पहले डेट लिखनी होती है, ऐसी ही डेट लिखनी है आपको। 4 अक्टूबर 2024। नीचे डे आता है और उसके बाद में टाइम।
नाउ सबसे पहले ऊपर आएगा सैल्यूटेशन में, डियर डायरी, फ्रेंड्स आर द रियल एसेट, हमारे मित्र हमारे सच्ची हमारी एसेट होते हैं। आई हैव ऑल्सो सच अ फ्रेंड, मेरा भी एक मित्र है। रमन इज़ माई क्लासमेट, रमन मेरा क्लासमेट है। ही डज़ नॉट क्रिटिसाइज माई आइडियाज़ एंड ट्राई टू चेंज मी, ना तो वह मेरे विचारों की आलोचना करता है ना ही मुझे बदलने की कोशिश करता है। ही इज़ वेरी सपोर्टिव एंड एनकरेजेस मी इन डिफिकल्ट टाइम्स, वह बहुत ही सहायता करने वाला है और मुझे मेरे मुश्किल समय में मुझे प्रोत्साहित करता है। ही लिसन्स माई प्रॉब्लम्स पेशेंटली, वह मेरी सारी बातों को बहुत आराम से धैर्य से सुनता है। ही इज़ वेरी ट्रूथफुल, वह बहुत ही सच्चा है। ही इज़ लायबल सोर्स ऑफ एडवाइस एंड सपोर्ट, और वह सलाह का और सहायता का बहुत ही ज़्यादा लायबल सोर्स है। वेन एवर वी हैव कन्वर्सेशन आई फील रिलीफ, जब भी हम बात करते हैं तो मुझे आराम मिलता है। ही रिकोगनाइजेज मी, वह मुझे अच्छे से पहचानता है। ही सेलिब्रेट्स माई सक्सेस, आई एम ब्लेस्ड दैट ही इज़ माई फ्रेंड, और वह मेरी सफलता को मनाता भी है। मैं बहुत ही ज़्यादा वरदानित हूँ कि मेरा ऐसा मित्र है। और गुड नाइट करना होता है डायरी को। अगर नेम दिया है क्वेश्चन में तो आप अपना नेम भी लिख सकते हैं। राइट अ स्टोरी बेस्ड ऑन द गिवन क्यूज इन 100 to 120 वर्ड्स, गिव योर स्टोरी अ सुटेबल टाइटल। ठीक है, हर एक का टाइटल देना बहुत ज़रूरी होता है। नाउ क्यूज देख लीजिए आप। स्टूडेंट हु डिस्कवर्ड द मिस्टीरियस एंटीक वॉच इन देयर एटिक, यहाँ एटिक है, ये एटिक का मतलब होता है घर में बना हुआ स्टोर हाउस। एक स्टूडेंट को एक बहुत ही रहस्यमयी एक अद्भुत सी घड़ी मिलती है अपने एटिक में। दे एक्सीडेंटली एक्टिवेट इट्स हिडन पावर टू ट्रांसपोर्ट देम टू अ डिफरेंट एरा, और एक्सीडेंटली DEN TA, यहाँ पर ए आएगा बेटा, TA, और अचानक से जो है वो घड़ी को एक्टिवेट कर देता है, शुरू कर देता है, और वो एक ऐसे संसार में पहुंच जाता है जो कि बिल्कुल अलग है। नाउ इसका टाइटल है माई फ्यूचर जर्नी। आ स्टूडेंट डिस्कवर्ड अ मिस्टीरियस एंटीक वॉच इन हिज एटिक, एक स्टूडेंट को एक अद्भुत सी घड़ी मिलती है अपने घर के स्टोर हाउस में, एटिक पर। ही एक्सीडेंटली एक्टिवेटेड इट्स हिडन पावर टू ट्रांसपोर्ट हिम टू अ डिफरेंट एरा, और गलती से वह उसे एक्टिवेट कर देता है और एक अलग ही संसार में पहुंच जाता है। इट वॉज टोटली आ न्यू वर्ल्ड फॉर हिम, ये उसके लिए पूरा नया संसार था। ही वॉज एक्साइटेड एंड फियरफुल एट द सेम टाइम, इस समय वह बहुत ज़्यादा उत्तेजित था लेकिन उसी समय डरा हुआ भी था। ही टुक अ डीप ब्रेथ, उसने गहरी सांस ली। He looked around and found a beautiful view, उसने चारों ओर देखा और एक सुंदर दृश्य उसके सामने आया। It was different world, ये बिल्कुल नया संसार था। He saw ultra modern architecture of buildings, उसने बिल्कुल नए तरीके की जो है वो बिल्डिंग को देखा, एंड कार, और अलग तरीके की कारों को देखा। There was no greenery, वहाँ कोई भी हरियाली नहीं थी। एवरीथिंग वॉज मैकेनिकल, सब कुछ मशीनी था। द रोबोट्स वर वॉन्डरिंग एंड डूइंग वर्क, जो रोबोट्स थे वे चारों तरफ घूम रहे थे और काम कर रहे थे। ही रियलाइज दैट ही वॉज इन 2060, उसे महसूस हुआ कि वह 2060 में पहुंच गया है। देयर वर ओनली मशीन्स, वहाँ सिर्फ मशीनें ही थी। ही वॉज सरप्राइज बट ही मिस्ड हिज एरा, और उसे बहुत हैरानी हुई लेकिन उसे अपने जो जिस वह एरा में रहता था, युग में रहता था, उसकी याद उसे आने लगी। देयर वॉज अ बटन इन द वॉच, वॉच के अंदर एक बटन भी था। ही पुश द बटन, उसने बटन को दबाया। ही अगेन केम बैक, वह वापस आ गया। इट वॉज रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर हिम, ये उसके लिए एक अजीब सा अनुभव था। सेक्शन सी लिटरेचर पर आइए। क्वेश्चन नंबर 8 का 1, हाउ डज द सेटिंग ऑफ मार्जीज वर्ल्ड कॉन्ट्रास्ट विद द ट्रेडिशनल स्कूल सिस्टम, मार्जी का जो संसार है उसकी तुलना कीजिए पारंपरिक स्कूल के व्यवस्था के साथ। एंड व्हाट डज दिस कॉन्ट्रास्ट रिवील अबाउट हर फीलिंग टुवर्ड्स एजुकेशन, और बताइए कि मार्जी की जो है वो क्या फीलिंग है आजकल के जो ट्रेडिशनल पढ़ाई का सिस्टम है उस पर मार्जी की क्या फीलिंग है। और ये लिया हुआ है द फन दे हैड से। मार्जीज वर्ल्ड वॉज हाईली ऑटोमेटेड, मार्जी का जो संसार है वह बहुत उच्च तरीके से मशीनों से बना हुआ है। हर क्लासरूम वॉज बिसाइड हर बेडरूम, उसका क्लासरूम उसके बेडरूम के बराबर में है। शी हैड मैकेनिकल टीचर, उसका मशीनी टीचर है। और वर्चुअल क्लासरूम है, वर्चुअल का मतलब होता है कि वह कंप्यूटर के ऊपर अपनी पढ़ाई करती है। ऑन द अदर हैंड ट्रेडिशनल स्कूल हैड ह्यूमन टीचर्स, और दूसरी ओर ट्रेडिशनल स्कूल में मनुष्य जो है टीचर होते हैं। एंड ऑल द स्टूडेंट्स वेंट इनटू द स्पेशल बिल्डिंग, और सारे के सारे छात्र एक विशेष बिल्डिंग में जाते हैं। ऑल्सो शी वॉन्टेड टू इंटरेक्ट एंड शेयर हर व्यूज़, वह भी चाहती है कि अपने विचारों को एक दूसरे से मिले बांटे और व्यक्त करे। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हर क्लासरूम, वह अपने क्लासरूम से जरा भी सेटिस्फाइड नहीं है।
Explain how the poem conveys the central message regarding human resilience in the poem Wind। और पोम विंड का जो सेंट्रल मैसेज आपको बताना है कि क्या है। द पोम विंड कन्वेज अ पावरफुल सेंट्रल मैसेज। पोम विंड जो है एक बहुत ही ताकतवर सेंट्रल मैसेज कन्वे करती है। पीपल शुड फेस लाइफ्स चैलेंजेस विद करेज एंड डिटर्मिनेशन। लोगों को अपनी ज़िंदगी की जितनी भी चुनौतियां हैं उनको साहस और दृढ़ निश्चय के साथ उनको फेस करना चाहिए। वी शुड बी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग। हमें मानसिक रूप से शारीरिक रूप से ताकतवर होना चाहिए। How did बिस्मिल्लाह खान्स डीप कनेक्शन टू वाराणसी शेप एंड इंस्पायर हिज म्यूजिकल करियर। और बिस्मिल्लाह खान का जो बहुत गहरा जुड़ाव है वाराणसी से, जिसने उनके करियर को, संगीत के करियर को आकार दिया और प्रेरित किया। ये लिया हुआ है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान से। बिस्मिल्लाह खान वॉज डीपली कनेक्टेड टू वाराणसी। बिस्मिल्लाह खान वाराणसी से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। देयर ही हैड हिज मैटरनल अंकल एंड विश्वनाथ टेम्पल। वाराणसी में उनके मैटरनल, उनके मामा हैं और विश्वनाथ का मंदिर भी है। अली बख्श टॉट हिम शहनाई। अली बख्श उनके मामा ने उन्हें शहनाई सिखाई। एंड अलाउड हिम टू प्ले शहनाई इन द टेम्पल इन वाराणसी। और उनको अनुमति दी कि वह वाराणसी में विश्वनाथ के मंदिर में शहनाई बजाएं। ही वॉज इंस्पायर्ड बाय फ्लोइंग वाटर ऑफ रिवर गंगा। और वाराणसी में बहती हुई गंगा नदी ने भी उनको बहुत सारी प्रेरणा दी। Explain how the poet described the feeling of bliss in the poem Rain on the Roof। आपको डिस्क्राइब करना है पोइट की, जो रेन ऑन द रूफ का जो पोइट है उसको कैसे हैप्पीनेस मिलती है, कैसे आराम मिलता है, उसे एक्सप्लेन करिए। इन द पोअम रेन ऑन द रूफ पोअम के अंदर द पोइट डिस्क्राइब द फीलिंग ऑफ ब्लिस। पोइट जो है वो हैप्पीनेस की फीलिंग को व्यक्त करता है, वर्णन करता है। ही एक्सपीरियंस द साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप्स ऑन हिज रूफ। और वह छत के ऊपर बारिश की बूंदों का अनुभव करता है। ही एंजॉयज नेचर म्यूजिक। और वह प्रकृति के संगीत के मजे लेता है। द साउंड ऑफ द रेन ब्रिंग्स बैक टू ओल्ड मेमोरीज ऑफ हिज मदर। और बारिश की जो आवाज़ है वो उसकी मदर की यादों को ले आती है। ही ले कंफर्टेबली ऑन हिज बेड एंड लिसन्स टू द रेन। वह अपने बिस्तर पर आराम से लेटा हुआ है और बारिश की आवाज़ को सुनता है। What can be inferred about the क्वेश्चन नंबर 5 है ये। What can be inferred about the narrator's character from his thoughts and actions during the snake encounter। और नरेटर के कैरेक्टर के बारे में बताना है, उसके विचारों के बारे में, उसके एक्शन के बारे में जब सांप से उसका सामना होता है। और ये लिया हुआ है द स्नेक एंड द मिरर से। The narrator's thoughts and encounter with the snake show that he is vain, foolish and powerless in the face of danger। और नरेटर के कैरेक्टर की ये खासियत आती है कि वह बिल्कुल बेकार है, मूर्ख है और बिना ताकत का है जब खतरा उसके सामने आ जाता है। द नरेटर डिड नॉट जंप एंड लीव। ना तो नरेटर कूदा, ना ही दौड़कर भागा। ही सैट इन द चेयर। वह कुर्सी पर बैठा रहा। हिज बॉडी वॉज काम। उसका शरीर तो शांत था, बट माइंड वॉज वर्किंग। लेकिन उसका दिमाग काम कर रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, हाउ डज ईश्वरन स्टोरी टेलिंग कॉन्ट्रीब्यूट टू द थीम ऑफ एस्केपिज्म इन द स्टोरी। ईश्वरन स्टोरी टेलिंग के अंदर एस्केपिज्म का मतलब होता है अलगाववाद, दूर भागना। और वाकई इसके अंदर जो ईश्वरन है वो सच्चाई से दूर भागता है अपनी कहानियों के जरिए। इन ईश्वरन द स्टोरी टेलर, ईश्वरन स्टोरी टेलिंग हेल्प्स क्रिएट अ वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन एंड थ्रिल। और ईश्वरन द स्टोरी टेलर में ईश्वरन जो है, यहाँ बेटा ईश्वरन नहीं है, एच नहीं आएगा, ठीक है। ईश्वरन एक कल्पना का और उत्तेजना का संसार बनाता है। इट गिव्स रिलीफ, ये बहुत आराम देता है। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स एस्केपिज्म टू द स्टोरी। और इसके अंदर, कहानी के अंदर अलगाववाद को दिखाया गया है। इट एक्सप्लोर्स द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग एज अ वे टू कोप विद रियलिटी। और इसमें जो है वो कहानी कहने की ताकत इतनी होती है कि वो हमें सच्चाई से कहीं दूर ले जाती है। नंबर 2, एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटो एंड द नरेटर्स ग्रैंडफादर। टोटो और नरेटर के दादाजी का संबंध बताइए। हाउ डज इट शेप द स्टोरी। द एडवेंचर ऑफ टोटो। और इनको आकार कैसे मिला, द एडवेंचर ऑफ टोटो से लिया हुआ है। टोटो एंड ग्रैंडफादर्स रिलेशनशिप इज अ बॉन्ड ऑफ फॉन्डनेस एंड एम्यूजमेंट। टोटो और दादाजी का जो संबंध है वो बहुत ही प्यार का और मनोरंजन का संबंध है। ग्रैंडफादर वॉज एन एनिमल लवर। ग्रैंडफादर जानवरों को प्यार करने वाले हैं। एंड ही हैड अ मिनी जू एट होम। और उनके घर पे एक छोटा सा चिड़ियाघर भी है। टोटो कॉजेज ट्रबल्स एंड एनॉयज अदर एनिमल्स। टोटो जो है परेशानियां खड़ी करता है और दूसरे जानवरों को तंग करता है। ग्रैंडफादर एट लास्ट डिसाइड्स टू सेल टोटो बैक टू द टोंगा ड्राइवर। और ग्रैंडफादर ने अंत में निर्णय ले लिया कि वह जिस टोंगा ड्राइवर से उन्होंने उसे खरीदा था उसे वापस कर देंगे। नंबर 3, व्हाट रोल डज विजडम प्ले इन द स्टोरी इन द किंगडम ऑफ फूल में बुद्धिमानी जो है क्या जो है वो पार्ट प्ले करती है।
विजडम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी, और बुद्धिमानी इन द किंगडम ऑफ फूल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल को अदा करती है। गुरुज विजडम सेव्ड हिज डिसिपल फ्रॉम द फुलिश किंग, और गुरु की जो बुद्धिमानी होती है वो अपने शिष्य को मूर्ख राजा से बचा लेती है। द गुरुज वाइज डिसीजन एंड सेंसिटिव माइंड, गुरु का बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमानी से लिया गया निर्णय और उसका संवेदनशील माइंड लेट गेट रिड ऑफ ऑल द पीपल ऑफ द किंगडम, और उस किंगडम में जितने भी लोग रह रहे होते हैं उनको मूर्ख राजा के नियमों से बाहर निकालती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, The lesson The Snake and the Mirror and the poem Wind both deal with themes of facing challenges and adversities, और पोम विंड और जो लेसन है द स्नेक एंड द मिरर, इन दोनों के थीम के अंदर, दोनों के अंदर जो है वो चुनौतियाँ और ज़िंदगी की जो ऑपोजिट एडवर्सिटीज़ होती हैं, जो ऑपोजिट सिचुएशन होती हैं, उनमें डील करने का जो थीम दिया गया है। हाउ डू द कैरेक्टर्स इन बोथ टेक्स्ट रिस्पॉन्ड टू देयर रिस्पेक्टिव चैलेंजेस एंड व्हाट डू द रिस्पॉन्सेस रिवील अबाउट ह्यूमन नेचर। नाउ इन द लेसन द स्नेक एंड द मिरर द नरेटर फेस द सडन डेंजर, जो लेसन है द स्नेक एंड द मिरर, इसके अंदर जो नरेटर है अचानक से खतरे का सामना करता है एंड रिएक्टेड एज अ कॉमन मैन, और एक सामान्य मनुष्य की तरह दिखाई देता है। इन द पोम विंड इट कॉज डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएटेड फियर इन द माइंड ऑफ द ह्यूमन बींग्स, और विंड पोम के अंदर जो है बर्बादी और डर पैदा करती है हवा मनुष्यों के दिमाग में। द स्नेक एंड द मिरर लेड टू अ मोमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी, और स्नेक और मिरर जो है वो बेइज्जती के क्षण की ओर इशारा करती है। द नरेटर फेल्ट मिजरेबल, और नरेटर जो है बहुत ही ज़्यादा बेचारा महसूस करता है। ही हैड द फीलिंग ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, उसके अंदर खुद सोचने की एक क्षमता जो फीलिंग है वो आती है। बोथ आर अनप्रिडिक्टेबल, दोनों ही चैप्टर जो है अनप्रिडिक्टेबल हैं, जिनकी घोषणा नहीं की जा सकती। विंड सजेस्ट दैट वी शुड प्रिपेयर आवरसेल्फ टू विदस्टैंड अगेंस्ट द चैलेंजेस, और हवा जो है, विंड जो है, हमें सुझाव देती है कि हमें अपने आप को चुनौतियों से निपटने के लिए ताकतवर रहना चाहिए। वन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल टू फेस द ट्रांसफॉर्मेशन, और एक व्यक्ति को ताकतवर होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए जिससे कि वह बदलाव का सामना कर पाए। नाउ हाउ डज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड डिपिक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड सोसाइटी। जो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड चैप्टर है और इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने विज्ञान में और समाज में क्या योगदान दिया, एंड व्हाट लेसन कैन बी लर्न फ्रॉम हिज लाइफ एंड वर्क, और उनके ज़िंदगी से और उनके कामों से हम क्या सबक ले सकते हैं। इन द लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड डिपिक्ट अल्बर्ट आइंस्टीन कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड सोसाइटी, इस चैप्टर के अंदर अल्बर्ट आइंस्टीन ने समाज में और विज्ञान में क्या योगदान दिया हुआ है। ही हैड गिवन द स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी दैट चेंज द वे पीपल अंडरस्टैंड स्पेस टाइम एंड ग्रेविटी एंड द यूनिवर्स, और सापेक्षता का सिद्धांत देकर उसने लोगों की समझ को अंतरिक्ष, समय और गुरुत्वाकर्षण और यूनिवर्स के बारे में लोगों के विचार पूरी तरह बदल दिए। ही गेव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसने क्वांटम मैकेनिक्स का सिद्धांत दिया। ही वॉन नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, उसने 1921 में फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज को जीता फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए उसने 1921 में नोबेल प्राइज जीता। ही गेव अ डेवलपमेंट ऑफ लेजर, उसने लेजर का भी आविष्कार किया। हिज थियरी सजेस्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स, और उसने एक थियरी दी जो कि एटम, मॉलिक्यूल और एलिमेंट्स से रिलेटेड थी। वी कैन लर्न मैनी इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम द लाइफ ऑफ आइंस्टीन, हम आइंस्टीन के ज़िंदगी से बहुत सारे सबक ले सकते हैं। वी शुड थिंक अबाउट आवर सेल्फ, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। ही टोल्ड दैट वी शुड टाई ऑन आवर सेल्फ विद आवर गोल, हमें अपने गोल के साथ में, एम के साथ जो है वो जुड़े रहना चाहिए, नॉट टू पीपल और थिंग, ना कि लोगों या चीज़ों के साथ। ही बिलीव दैट लर्निंग शुड नेवर स्टॉप, उसका विश्वास था कि सीखना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, बिकॉज नॉलेज इज़ द की टू सक्सेस, क्योंकि ज्ञान जो है सभी परेशानी, सभी सफलताओं की कुंजी है। Now question number 11. Analyze the role of the fair in the lost child. How does the fair serve as a backdrop to highlight the story themes of separation and unison? और बताना है कि जो मेला है लॉस्ट चाइल्ड के अंदर वह कैसे अपनी भूमिका अदा करता है बच्चे के अलग होने में और बच्चे के मिलने में। द स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड इज सेट बाय द ऑथर इन क्राउडेड फेयर, द लॉस्ट चाइल्ड जो भी कहानी है वह भीड़ भरे मेले की कहानी है। देयर वॉज केओस एंड कन्फ्यूजन द चाइल्ड एक्सपीरियंस, और बच्चे ने बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा और कन्फ्यूजन को देखा व्हेन ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, जब वह अपने माता पिता से अलग हो जाता है। द फेयर इज़ द सिंबल ऑफ एक्साइटमेंट एंड टेम्पटेशन, जो मेला है वह प्रतीक है उत्तेजना का और लालच का।
The child was attracted towards each and everything, but his father's cold stare did not allow to buy anything. और बच्चा जो है वो हर चीज़ की ओर आकर्षित होता है, लेकिन जैसे ही उसके पिता उसे गुस्से भरी नज़र से देखते हैं और उसे मना करते हैं कि ये चीज़ें ना खरीदे। द फेयर एक्सपीरियंस टीचर्स, जो मेले का अनुभव है वह हमें सिखाता है बोथ द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स शुड अबाउट द डेंजर्स ऑफ सेपरेशन, कि बच्चे और माता पिता दोनों को सिखाता है कि मेले में जब हम जाएं तो अलग होने के खतरे से हम जागरूक रहें। दे शुड अंडरस्टैंड हाउ क्राउड कैन बी मैटर ऑफ प्रॉब्लम, और उन्हें समझना चाहिए कि भीड़ जो है कैसे समस्या का विषय हो सकती है। दे शुड स्टे टुगेदर, उन्हें एक साथ रहना चाहिए। द फेयर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द स्टोरी, और मेला कहानी के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। एंड प्रोवाइड्स द सेटिंग ऑफ अ ग्रेट इमोशन, और एक बहुत ही ज़्यादा इमोशन, महान इमोशन को प्रोवाइड करता है। और एक्सप्लोर द थीम ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द एडवेंचर ऑफ टोटो, एक जिम्मेदारी के बारे में बताना है आपको कि जिम्मेदारी थीम है इसका एडवेंचर ऑफ टोटो का। हाउ डज द नरेटर बैलेंस हिज अफेक्शन फॉर टोटो, जो नरेटर है वो टोटो के लिए अपना प्यार कैसे संतुलित करता है विद द प्रैक्टिकल चैलेंजेस ऑफ केयरिंग फॉर अ मिस्चीवियस मंकी, और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करता है एक शैतान बंदर के साथ। इन द स्टोरी द एडवेंचर ऑफ टोटो, द नरेटर शोड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स टोटो, और जो कहानी है द एडवेंचर ऑफ टोटो, इसमें नरेटर अपनी जिम्मेदारी टोटो के प्रति दिखाता है। ही हैड डीप लव एंड अफेक्शन फॉर टोटो, टोटो के लिए उसका बहुत ही प्यार और स्नेह है। ही ट्रीटेड हिम लाइक अ फैमिली मेम्बर, वो उसे अपने परिवार का सदस्य मानता है। ही प्रोवाइडेड हिम शेल्टर एंड फूड, वह उसे भोजन और आश्रय प्रदान करता है। ही फुलफिल टोटोज बेसिक नीड्स, वह टोटो की जितनी आधारभूत आवश्यकताएं उन्हें पूरा करता है। ही फेल्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर टोटोज सेफ्टी एंड वेलफेयर, और वह अपने आप को जिम्मेदार मानता है टोटो की सुरक्षा और उसके कल्याण के लिए। ही ऑल्सो मैनेज द टोटोज मिस्चीवियस बिहेवियर, और वह टोटो के शरारती व्यवहार को का भी प्रबंध करता है, जैसे कि एज व्हेन ही टॉर्न द वॉलपेपर, जब उसको लाया गया था तो उसने अलमारी के अंदर लगा हुआ बहुत ही ऑर्नामेंटल पेपर फाड़ दिया था। एनॉयड अदर एनिमल्स इन द प्राइवेट जू, और प्राइवेट जू के अंदर बाकी के जो दूसरे जानवर थे उनको खूब तंग भी किया था। It reflects our deeper understanding of the challenges and rewards of caring for another living being, और इस कहानी के अंदर हमारे सामने एक समझ आती है कि कितनी सारी चुनौतियां होती हैं, कितने सारे इनाम होते हैं अगर हम किसी और दूसरे लिविंग बीइंग को जो है अपने पास रखते हैं और नर्चर करते हैं, उसकी देखभाल करते हैं और उसकी जिम्मेदारी निभाते हैं। Yes, now beta, thanks for watching my video and this is my new channel. प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बिल्कुल न्यू चीज़ें आपके लिए लेकर आऊँगी जिससे कि एग्जामिनेशन के अंदर आपको हेल्प मिले। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा मेरा पढ़ाया हुआ। लाइक तो आपने कर दिया होगा, और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।